प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको रजिस्टर एपीआई बताया था, ठीक है ना। तो मैं विंडो एक्सप्रेस किया, मैंने टर्मिनल पर गया और मैं सारा जो डेवलपमेंट है WSL पे ही बताऊंगा, क्योंकि हमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कमांड करना है। यहाँ पर हम गए और WSL डैश डैश वर्जन किया, ठीक है ना, विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स। तो हम WSL का 2 वर्जन यूज कर रहे हैं अभी तक। हमारे पास WSL का कौन सा वर्जन है, तो WSL डैश डैश लिस्ट अगर हम करेंगे तो ये बता देगा कि आपके इसमें विंडोज उबंटू आपका भी इंस्टॉल्ड है। इसको और कंप्लीट डिटेल में जाना है तो WSL डैश डैश लिस्ट डैश डैश वर्बोस, ठीक है ना। ये वर्बोस कमांड से ये आपको पता चलेगा कि आप करंटली अभी किस ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो यहाँ पर ये उबंटू आ रहा है। अगर मैं WSL करूँ, यहाँ पर WSL करके इंटर करूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर कर जाएगा, ये उबंटू 24 के अंदर एंटर कर जाएगा। ये देखो मैं यहाँ उबंटू 24 के अंदर एंटर कर गया हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करना सी कॉलन से मैं जंप कर गया हूँ himsu@OK Labs पर, ठीक है ना। तो ये /MNT समझ में आ गया ना। मतलब ये वाला टर्मिनल मेरा कौन सा है, लाइनेक्स का है, और इसी के जस्ट ऊपर वाला टर्मिनल कौन सा है मेरा, विंडोज है। समझ में आ रहा है ना। वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम विंडोज टू लाइनेक्स। तो मेरा पूरा वर्किंग एनवायरमेंट, मेरा पूरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कौन सा सेट कर रहा हूँ, लाइनेक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर जाना है cd/mnt, ठीक है ना। ये माउंट डायरेक्टरी होती है, माउंट के अंदर आप जाएंगे। देखो मैं कहां पर हूँ, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वेयर आई एम। मैं अभी mnt के अंदर हूँ, ls-al किया। इस mnt डायरेक्टरी के अंदर देखो 4 डायरेक्टरीज अवेलेबल है। मुझे जाना है डी ड्राइव, मतलब d cd d टैप ऑटो कंप्लीशन ls किया, ठीक है, ls-al किया मैंने। ये मेरी सारी डायरेक्टरीज आ गई। यहाँ से मुझे अपने प्रोजेक्ट में जाना है, ये इसमें गया, ls किया। अगेन मेरा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ls किया। ये सारी मेरी डायरेक्टरीज आ गई हैं। यहाँ पर देखो ये सारी डायरेक्टरीज आ गई हैं। अगेन यहाँ पर मैं कोड डॉट करूंगा तो ये मुझे VS कोड एडिटर में या ओपन कर देगा। ये मुझे करता है, ये देखो मेरे इसमें ओपन हो गया। शायद आपकी इसमें नहीं हो, तो वो शायद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो करना है वो आप करना, बट देखो मेरे इसमें 1 to 24 में कोड डॉट करने पर मेरा पूरा के पूरा WSL एनवायरनमेंट आ गया है। ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर देखो, ये जो 2 एरो दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसका सिंबल है, बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन अ WSL विंडो, है ना। अगर आपको स्विच करना है तो क्लिक करके आप दूसरे उस पे भी, डिस्ट्रोज में भी, डिस्ट्रीब्यूशंस पे भी जंप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारी टोटल बातें थी, हमने करी। यहाँ पर हम आए और इसी प्रोजेक्ट का हम जो बेसिकली इसका बैकएंड इंस्ट्रक्शन हम ओपन कर लेते हैं। इसका बैकएंड इंस्ट्रक्शन मैंने ओपन कर लिया, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे प्रॉपर वैलिडेशंस की। ये रहा मेरा पोस्टमैन, और मुझे पीजी एडमिन करना है, ठीक है ना, पीजी एडमिन करना है। एपीआई से जो भी डाटा मैं भेज रहा हूँ फाइनली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा एजेंडा ये है कि इस एपीआई से ये जो भी पेलोड में भेज रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर साइड पर उसका हमें क्या करना है, वैलिडेशन करना है। जो सर्वर पर आप जो वैलिडेशन करते हो उसे हम किस टाइप का वैलिडेशन बोलते हैं, सर्वर साइड वैलिडेशन। तो वैलिडेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो आप रिएक्ट में करते हो, और जो आपने एपीआई बना के जो वैलिडेशन कर रहे हो वो किस टाइप में आ रहा है, वो सर्वर साइड पर आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 टाइप के वैलिडेशन होते हैं। अब यहाँ पर मैं गया, और यहाँ पर मैं गया, और हम पीजी के अंदर हम गए, है ना। पोस्टग्रेस को शॉर्ट फॉर्म में हम पीजी बोलते हैं, ठीक है ना। आई विल गो इनटू द पीजी। आई एम वर्किंग ऑन अ पीजी 18 वर्जन, है ना। हम पोस्टग्रेस के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, पीजी 18 पर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रही हमारी टेबल, ये रही हमारी यूजर्स टेबल, और ये रही, ये बेसिकली आ गया है। तो यहाँ पर आप देखना कि बेसिकली हमारे पास पासवर्ड, सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये है कि मैंने यूजर टेबल में एंट्री करी तो सही, मगर पासवर्ड प्लेन चला गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एज अ बैकएंड इंजीनियर, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो पासवर्ड कभी भी प्लेन में नहीं डालना है, उसको हमें एनक्रिप्ट करके डालना है, ठीक है। वो हम यूज करने वाले हैं आज, ठीक है ना। मैं यहाँ पर गया ऐप के अंदर, एपीआई के अंदर, v1 रजिस्टर route.ts के अंदर गया, और ये सारी चीजें हुई। और फाइनली आप देखना कि यहाँ पर मैं यूजर को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस फ्लो
सॉफ्टवेयर में कोडिंग का फ्लो कैसे रहता है, टॉप टू बॉटम, है ना। मतलब आप बुक्स कैसे पढ़ते हो, ऊपर से लेके नीचे पढ़ते हो, है ना। बुक्स हम ह्यूमंस कैसे रीड करते हैं, ऐसे ही रीड करते हैं। कंप्यूटर्स भी किसी प्रोग्राम को कैसे रीड करता है, नीचे से ऊपर रीड करता है, कि ऊपर से नीचे रीड करता है, ऊपर से नीचे रीड करता है। इसका मतलब लाइन नंबर 1 पहले प्रोसेस होगी, फिर लाइन नंबर 2 बाद में, फिर धीरे 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 करके वो नीचे की ओर जाता जाएगा। जो कुछ भी आपने लिखा है ये आपका क्या है, सोर्स कोड है। क्या है आपका, सोर्स कोड है, ठीक है ना। अलग अलग कंडीशन है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे कोड प्रोसेस होगा अलग अलग कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ के अंदर आएगा, फिर अंदर आके आप फर्दर इसको कर रहे हो। तो ओवरऑल एंड टू एंड फ्लो आपको पता चल गया है, हाउ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डेज का ये पर्टिकुलर हमने किया था। अब यहाँ पर फाइनली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप यूजर को एंट्री कर रहे हो, ठीक है ना। मगर आप खुद सोचो कि जो यूजर को मैं एंट्री कर रहा हूं उसका सबसे पहले तो मुझे डाटाबेस से चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ये यूजर डीबी में है कि नहीं है ना। अगर वो यूजर, वो ईमेल एड्रेस अगर डीबी में नहीं होगा तो ही तो रजिस्ट्रेशन करूंगा। अभी यहां पर आप देखो, ठीक है ना, यहां पर सबसे पहली बात तो ईमेल एड्रेस जो होगा, जो यूजर नेम होगा वो यूनिक होगा। तो डीबी में यहां पर आप माइग्रेशंस में जाएंगे, प्रिज्मा माइग्रेशंस, ये यूजर नेम, और इस यूजर नेम को केयरफुली देखो क्या लगा रखा है, यूनिक कंस्टेंट लगा रखा है। मतलब सेम ईमेल एड्रेस किन्हीं दो लोगों की हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो डाटाबेस लेवल पर तो आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ना, अब हमें सर्वर साइड पर भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। अभी दिक्कत क्या है, कल के कोड में, कल का कोड बिल्कुल बेसिक वाला था कि भाई सर आपने एपीआई हिट करी, आपने एपीआई की हिट करी और डाटा डाटाबेस में चला गया, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का काम था। अब थोड़ा सा अपने को प्रोफेशनल लेवल पे आना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, we need to check if the particular email address is available in the database or not. If it is available then we won't store it. कि जो ईमेल एड्रेस हम स्टोर करने वाले हैं, या anil@gmail.com जिसको हम स्टोर करने वाले हैं, क्या ये ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में, मेरी टेबल में है कि नहीं है। अगर है तो ये दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो वो हमें चेकिंग करना पड़ेगा। सो जो भी आपको करना है, यू राइट द सूडो कोड। सूडो कोड, सूडो कोड किसे बोलते हैं, कि आप जो इंग्लिश में लिखोगे ना कि हमें करना क्या है, एल्गोरिदम हमें कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको हम बोलते हैं सूडो कोड। सो सूडो कोड इज योर इंग्लिश वर्ड्स, है ना। सॉफ्टवेयर में आप क्या करने वाले हो उसको आप इंग्लिश में लिखो, उसी को हम बोलते हैं सूडो कोड, ठीक है ना। सूडो कोड क्या है, फर्स्ट वी विल चेक इफ द ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन द डीबी टेबल, यूजर टेबल, okay, user table. So this line, this whatever what we are going to do, I have written in English, है ना। हम क्या करने वाले हैं उसको मैंने किस में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया ना आपके सामने कोड के अंदर ही। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली सूडो कोड बोलते हैं। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू हैव टू राइट सम सूडो कोड्स। वो चले, आप नोटपैड में लिख लो, कॉपी के अंदर लिख लो, बट मेरा तरीका क्या है, मैं हमेशा कोड में ही लिखता हूं, है ना। कमेंट करके कोड में लिखता हूं, जैसे यहां पर मैंने कमेंट करके कोड में लिख दिया। इससे क्या है कि यही कोड, मेरा अगर कोड आप लोग देखोगे तो आपको भी कमेंट देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये डेवलपर ने किया क्या है। तो हमेशा प्रॉपर कमेंटिंग होनी चाहिए, है ना। क्योंकि पूरी कंपनी में कोई आप ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो जो उस प्रोजेक्ट पर या उस मॉड्यूल पे काम कर रहे हो सकता है आपका कोई कलीग उसी मॉड्यूल पे काम कर रहा हो और आपका किया हुआ कोड सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा हो। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर कमेंटिंग करनी चाहिए कि आप क्या कोड कर रहे हो, तो उस कमेंटिंग को बोलते हैं सूडो। समझ में आया। सो मैंने एक प्रॉपर सूडो कोड लिखा। तो यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर उसका उस यूजर मॉडल से मुझे फाइंड करना पड़ेगा उस ईमेल एड्रेस को। सो आई वांट टू फाइंड, ठीक है। सो पर्टिकुलर मुझे फाइंड करना होगा। मैं यहां पर गया, मैं यहां पर गया, ठीक है। और उसमें कौन सी मेथड यूज होगी, क्या होगी, सारा हमें इन्वेस्टिगेशन करके हमें काम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट check if the email is already registered. If not register then insert the user. समझ में आ गया। तो जो सूडो कोड आप कोड में लिख रहे हो वही आप जीपीटी को भी दे सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी उसको कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर मैंने दिया और यहां पर हमने ये दिया है।
सो ईमेल इज यूनिक इन योर प्रिज्मा स्कीमा। सो ये बता रहा है कि यस, ये जो आपकी जो प्रिज्मा स्कीमा है उसके अंदर आपने उसको उसको यूनिक दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ऑब्वियसली हमने यूनिक दे रखा है, तो डबल एंट्री आने के चांस तो डेटाबेस लेवल पे तो नहीं है, मगर कोड लेवल पे तो रोकना पड़ेगा ना अपने को। आपने कोड लेवल पे रोका नहीं और डायरेक्ट डीबी में डालोगे तो डीबी तो उसको अलाउ करेगा नहीं। मगर क्यों ना कोड लेवल पे ही रोक दें अपन। डीबी पे तो प्रोटेक्शन कर ही रखी है, एक प्रोटेक्शन और किधर लगा लो आप अपने कोड लेवल पर। ठीक है ना, तो वो यही बोल रहा है कि आप अपने प्रिज्मा के अंदर क्या आपने उसको यूनिक किया कि नहीं किया, बिल्कुल हमने कर रखा है। फिर आप उसको माइग्रेट वाइग्रेट कर दो, हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो हम स्किप पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखना, ईमेल चेक करने का इसने लॉजिक लगा रखा है, प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट फाइंड यूनिक। तो फाइंड यूनिक वो मेथड है किसकी, प्रिज्मा की। प्रिज्मा की फाइंड यूनिट मेथड है। अब हम पता है प्रिज्मा इज एन ओआरएम इंजन, वी डोंट हैव टू राइट रॉ SQL क्वेरीज, सो वी आर यूजिंग मेथड्स ऑफ प्रिज्मा ओआरएम। अगर मैं जावा का हाइबरनेट ओआरएम पे काम करता तो कहीं ना कहीं फाइंड यूनिक वाली मेथड लगभग इससे मिलती जुलती मेथड हमें जावा के हाइबरनेट में भी मिलती। समझ में आ रहा ना। तो हमें किनकी मेथड्स पे काम करना है, प्रिज्मा ओआरएम की मेथड्स पे काम करना है। तो पर्टिकुलर कोई भी रिकॉर्ड अगर हमें देखना है किसी मॉडल में, मॉडल मतलब टेबल, किसी भी टेबल में अगर किसी रिकॉर्ड के लिए मुझे चेक करना है, किसी कॉलम के बेसिस पर चेक करना है, तो प्रिज्मा के अंदर फाइंड यूनिक नाम की मेथड होती है। पर्टिकुलर कॉलम से आप उसका वेयर कंडीशन में आप उसका कंपैरिजन करवा, तो ये उसका तरीका है। ठीक है ना, तो हमें प्रिज्मा के हिसाब से ही काम करना है। और ये कि यही काम मोंगोडीबी में भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमें मोंगोडीबी का सिंटेक्स सीखने की जरूरत नहीं है, फिर हम हमारा सारा काम प्रिज्मा से ही करवा सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रिज्मा ही चल रहा है, प्रिज्मा के ऊपर कोई भी नहीं है, सबसे टफ फ्रेमवर्क है, और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अपने आप को एक्सपीरियंस बना लो, हैबिट बना लो, यार सारा काम मेरे को काय से करना है, प्रिज्मा से ही करना है। सो चलिए यहाँ से हम अपने इस इंस्ट्रक्शन में आए, यहाँ पर आए, और यही सारा काम कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें पर्टिकुलर प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट फाइंड यूनिक मेथड लिया, और उसके अंदर हम हमने पर्टिकुलर किया, वो रिकॉर्ड्स देगा हमें, वो रिकॉर्ड्स हमें देगा अवेट, और प्रिज्मा प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट मेथड दैट इज फाइंड यूनिक। अब देखो ये ये जो VS कोड एडिटर है ना, थोड़ा इंटेलिजेंट है, ये सब कुछ पता है कि प्रिज्मा के अंदर कौन कौन सी मेथड है। तो जैसे ही मैं यूजर डॉट किया ना, तो खुद ही उसने वो सारी मेथड लिस्ट कर दी। ठीक है ना, तो आगे चल के हम कौन कौन सी मेथड यूज करेंगे सब कुछ इधर ही मिल जाएगा अपने को। ठीक है ना, तो इसमें से आज हम कौन सी यूज कर रहे हैं, फाइंड यूनिक मेथड की कॉलिंग करनी है। कॉलिंग करते समय हम क्या पास करते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। अब आपको पता है प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट फाइंड यूनिक, सो प्रिज्मा क्या कर रहा है, डीबी से काम करवा रहा है, डीबी से सिलेक्ट कर रहा है। अब डीबी से काम करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इसलिए अवेट यूज किया। समझ में आ रहा है ना, तो जो भी डेटाबेस ऑपरेशन होते हैं इट विल टेक टाइम, दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर लाइन हैज टू बी रिटन, बिफोर दैट वी हैव टू यूज अवेट, बिकॉज वी नीड टू वेट once the execution is completed। वो जो डीबी ऑपरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक बार चालू किया तो रुकता नहीं है। समझ में आ रहा ना, हमें रोकना है किसी लाइन पर, हमें लाइन नंबर 36 पे उसको रोकना है। क्यों रोकना है भाई, क्या टाइम लग रहा है क्या उस काम को करने में। लाइन नंबर 36 पर आपने कुछ ऐसा लिखा है जिस पर टाइम लग रहा है, ऑब्वियसली लग रहा है, क्योंकि मैं डीबी से क्या करने वाला हूँ, सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट फाइंड क्वेरी, ये इंटरनली क्या चला रहा होगा, थोड़ा रॉ SQL क्वेरी में सोचो। वो सिलेक्ट कर रहा होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग विल, तो वो ऑपरेशन हो रहा होगा। तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि यस यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, डीबी का रीड ऑपरेशन हो रहा है, इट विल टेक टाइम। दैट्स व्हाई प्रिज्मा की जितनी भी आप मेथड्स को कॉल करवाओगे, एवरीथिंग हैज टू बी रिटन विद अवेट। समझ में आया, सो अवेट हमें लिखना है। अब ये एग्जिस्टिंग यूजर आ गया मेरे पास, यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग यूजर आ गया मेरे पास, ये मेरे पास एग्जिस्टिंग यूजर आ गया, एग्जिस्टिंग यूजर आ गया। और इस अवेट में मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, उस ऑब्जेक्ट में एक की होगी, वेयर वाली की, ये की है और ये प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है, और वैल्यू की जगह फिर से क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। सो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू लिया, फाइंड यूनिक, फाइंड यूनिक, और ये ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद मैं अपने कॉलम्स को डिफाइन कर सकता हूं। तो मेरा कॉलम कौन सा है, ये मेरा कॉलम इसका यूजर नेम है, ये यूजर नेम लिया मैंने। और पर्टिकुलर यूजर नेम मेरा किस में आ रहा है, बताओ, सारा आपने डंप करवा ही रखा है, तो ईमेल आपका किस में आ रहा है,
पेलोड डॉट ईमेल में आ रहा है, तो ये पेलोड डॉट ईमेल यहाँ लिखूंगा मैं, पेलोड डॉट ईमेल। ठीक है ना। तो आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कंसोल लॉग करवा करवा के देख सकते हैं कि यार यही वैल्यू मुझे यहाँ लिखनी है फिर। तो ये मेरा हुआ बेसिकली। और एग्जिस्टिंग यूजर के लिए मैं चेक करूंगा कि अगर एग्जिस्टिंग यूजर मिला तो मैं यहाँ डंप करवा लेता हूँ एक बार, है ना। कॉन्सोल डॉट लॉग किसको करवा लेते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग किसको करवा लूं, एग्जिस्टिंग यूजर को। और एंट्री में नहीं करवा रहा हूं, ठीक है ना। एंट्री को मैं नहीं करवा रहा हूं, कमेंट कर दिया। तो टाइम टू टाइम अपने कोड को कमेंट करते चलो, चेक करते चलो कि क्या चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। सो यहाँ पर हम गए, इसको मैंने कर लिया npm run dev। सारा काम मैं किस पे कर रहा हूँ, लाइनेक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। हैबिट बना लो अपने को क्या यूज करना है, WSL ही यूज करना है। अगर आपको अच्छी कंपनीज के हिसाब से अपने आप को एज अ लाइनेक्स फ्रेंडली डेवलपर बनाना है, और हर डेवलपर के लिए मैंडेटरी है कि लाइनेक्स का बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आप जो चीज बना रहे हो फाइनली वो जाके किधर लॉन्च होगी, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो लाइनेक्स पे ही होगी। तो अपने आपको हैबिट बनाना है यार लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने लायक, ठीक है ना। तो यस यस यस, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। सो यस, मैं नोड डैश वी किया मैंने, 18 आ रहा है, nvm इंस्टॉल नोड, ठीक है ना। सो मेरे मशीन में नोड इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मैं nvm से इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप सभी को पता है nvm क्या होता है, नोड वर्जन मैनेजर, वेरी गुड, ठीक है ना। सो देखो अभी क्या दिक्कत आ रही है कि मेरे मशीन में नोड अभी 18 इंस्टॉल्ड है ना। और ये इस नेक्स्ट को क्या चाहिए, 20 प्लस चाहिए, 29 चाहिए, इसको जो भी चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट की डिपेंडेंसी हमने देखी है, नेक्स्ट पर हम गए, गेट स्टार्टेड पर गए, कहीं ना कहीं हमारा इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन पर कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि भाई आपका कम से कम मिनिमम 20+9 होना चाहिए, और अभी मेरे इसमें ये आ रहा है। तो मैं इस वाले नोड वर्जन क्या ये भी रहे और दूसरा भी आ जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते, मल्टीपल नोड जेएस के वर्जन कैसे मेंटेन कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ nvm, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ nvm। आप सभी इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। आज आपको क्या इंस्टॉल करना है, nvm इंस्टॉल करना, और बताना कि सर सेम टाइम पे मैं मल्टीपल नोड जेएस के वर्जन को अपने लैपटॉप में मेंटेन कर सकता हूं। अगर आप nvm यूज नहीं करोगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी, आपको वो पुराना वाला नोड जेएस हटाना पड़ेगा, और फिर जो चाहिए वो रखो। फिर किसी और प्रोजेक्ट में आपको नोड जेएस का कोई और वर्जन चाहिए तो वो हटाओ ना, वो करो, कितनी दिक्कत आ जाएगी। तो हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अगर अलग अलग नोड जेएस के वर्जन पर हमें हमें चाहिए, तो हम बेटर है कि हम क्या यूज करेंगे, एनवीएम यूज करें। एनवीएम आपको क्या फैसिलिटी देगा कि यार सेम टाइम पर आप स्विचिंग कर सकते हो, मतलब पुराने वाले को भी हटाने की जरूरत नहीं है, और आपको जो चाहिए उस पर भी स्विचिंग कर सकते हो, जब जोन सा स्विचिंग करना है तब आप वो कर सकते हो। तो कुल मिला के आज आपको क्या करना है, एनवीएम इंस्टॉल करना है। सो एनवीएम इंस्टॉल करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वीडियो से आप देख लेना सर कहाँ गए, क्या लिखा गूगल पे, है ना। ये हुआ, ये इंस्टॉल होने के बाद फाइनली एक्सपोर्ट की कुछ कमांड आएगी, इसको कॉपी कर लेना लास्ट में, और यही पेस्ट करके एंटर करना। और नहीं तो ये यहाँ पर दे रखा है, इंग्लिश में ही दे रखा है, इंग्लिश सबको आती है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि भैया ये कमांड कॉपी करनी है और पेस्ट करके एग्जीक्यूट करवानी। अब इतनी बेवकूफी मत करना कि इस लाइन को याद कॉपी में लिख लिख के याद करने की बेवकूफी मत करना भाई, याद तो मैंने भी नहीं किया, मेरे को भी नहीं मालूम है, मैं भी याद नहीं कर सकता, मगर मुझे इतना पता है यार एनवीएम है, एनवीएम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ आता है, क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, बट वो करना मैंडेटरी है, कर लिया, बात खत्म। उसके बाद फाइनली थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे और वो मुझे एनवीएम का इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। सो सबसे लेटेस्ट नोड जेएस का वर्जन जो अभी मार्केट में चल रहा है, वो नोड जेएस डॉट ओ आर जी की वेबसाइट पर आप जाके देखोगे तो सबसे लेटेस्ट अभी मार्केट में चल रहा है अपना 24 के आसपास, ठीक है ना। तो वही अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर nvm इंस्टॉल नोड करोगे, देखना nvm इंस्टॉल नोड किया मैंने, इंस्टॉल किया, आपके सामने ये इंटरनेट से देखो कौन सा ला रहा है, 25 ला रहा है, जबकि ऑफिशियल पर 24 ही है, नहीं 25 भी है, 2550, ठीक है ना, लेटेस्ट ला रहा है, ये देखो लेटेस्ट लिया है। अब यहाँ पर आप nvm यूज नोड, nvm यूज नोड कमांड से आप उसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। अब आप उसको नोड डैश भी करो, देखो कौन सा नोड जेएस वर्जन हो गया, 20। अब मान लो आपको स्विच करना है, अभी आपके पास 25 आ गया, और पहले कितना था, अभी 5 मिनट पहले क्या था, 18 था, अब 18 पे स्विचिंग करना है, तो एनवीएम यूज, और जो वर्जन आपका पुराना था ना वो यही कहीं लिखा होगा 18 19 1,
एनवीएम यूज 18 19 1, ये मैंने इंटर किया। और देखो ये भी, हालांकि वो एनवीएम से मैनेज्ड नहीं था, तो आपको अगेन एनवीएम इंस्टॉल, यहाँ पर आपको मान लो कोई वर्जन चाहिए, जैसे आपको 20 वर्जन चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, एनवीएम एनवीएम इंस्टॉल और वर्जन का नाम, मान लीजिए मुझे नोड जेस 18 चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, एनवीएम इंस्टॉल 18 और इंटर किया। अब देखो ये इसने मेरे लिए कौन सा इंस्टॉल कर रहा है, 1828 है ना, ये उसका लास्ट वर्जन होगा। और 18 के बाद क्या आ गया होगा, 19 आ गया होगा। तो 19 के लॉन्च होने से जस्ट पहले कौन सा वर्जन था, 1828 था। तो यस, अब यहां से मैंने किया इसको एनवीएम यूज 18, सॉरी एनवीएम यूज 18, यहां पर गए, हो गया स्विच। अब मैं नोड डैश वी करूं, देखो कौन सा हो गया, 18। अब मुझे एनवीएम यूज 25 कर लूं, यूजिंग नोड, यस, देखो हो गया ना। अब नोड डैश भी करूं, देखो हो गया। तो मैं रन टाइम पर अपने नोड जेएस के वर्जन में क्या कर पा रहा हूँ, स्विचिंग कर पा रहा हूँ। पुराना चाहिए पुराना कर लो, नया चाहिए नया चाहिए नया कर लो। क्या मैं अनस्टॉल इंस्टॉल करने की नौबत आ रही है क्या, मुझे नहीं आ रही है, बिकॉज आई एम यूजिंग एनवीएम। तो आप सभी को आज क्या करना है, एनवीएम इंस्टॉल करके आप चेक कर लेना। ठीक है, आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। सो npm रन बिल्कुल चल जाए, बिल्कुल चल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये चल गया। और इस एपीआई को मैं हिट करूं यहां से, ठीक है ना, इसको लॉन्च होने देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, तो ये हो गया। हिट किया, ये कीप प्रोसेसिंग इसलिए है क्योंकि आपने उस कोड में रिटर्न में रिस्पॉन्स नहीं दे रखा है, ठीक है ना, ये रिस्पॉन्स आपने नहीं दे रखा है। एक छोटा सा रिस्पॉन्स, हाँ देखो ये कंपाइलिंग, ये बता रहा है, थोड़ा सा वो वेट करता है। फिर से हिट किया मैंने, ये देखो, इंटरनल सर्वर एक एरर आ गया अगेन, वो प्रिज्मा उस उस पर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगेन ये वही दिक्कत आ गई, WSL जो है अंदर से उसको मोंगो को पोस्टग्रिज को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम एक आध दिन में फिक्स कर लेंगे, और आप में से कोई ऐसा धुलंधर हो जो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके, तो मैं आपको वो दूंगा, ट्रीट दूंगा, अगर आप कोई कर सको। देखो रियल प्रॉब्लम आ रही है ना कि नहीं आ रही है, WSL के अंदर से मैं पीजी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो अंदर ही अंदर एरर आ रही है कि भैया आपको कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, कांट रीच डाटाबेस एट 127.0.5432। सो 5432 पोर्ट नंबर किसका है, ये पोस्टग्रेस का है। तो आपकी नेक्स्ट जेस की एप्लीकेशन जो है डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन को आपने अंदर पैक कर रखा है, किसके अंदर, WSL के अंदर पैक कर रखा है। तो ये थोड़ा सा वो कैसे हमें उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा WSL से, वो थोड़ा आप में से कोई ऐसा हो कि करके बता सके तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा मैं आपको। ठीक है ना, ये दिक्कत आ रही है, अब इससे बचने का यही सॉल्यूशन है कि ये अभी के अभी मैं सॉल्व करूं, या इसको बंद करके मैं वापस अपने पुरानी स्टाइल पर आ जाऊं कि भाई विंडोज से ही कर लेते हैं सर अभी, तो नहीं तो बैठे रहो आप फिक्स करते रहो। तो अभी मैं फटाफट क्या कर रहा हूँ, मैं विंडोज में गया, राइट क्लिक किया, देखो दिक्कत आ रही है मगर वो करना ही है अपने को, आज नहीं तो कल हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको कोड डॉट किया, मैंने कोड स्पेस डॉट किया, कोड डॉट किया, और अब देखना, अब डायरेक्ट विंडोज से चलाने से
विंडोज से चलाने से हमारी नेक्स्ट की एप्लीकेशन किसी wrapper में पैक है नहीं, वो डायरेक्ट है। और हमारा पोस्टग्रेस भी डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट से डायरेक्ट वो कनेक्ट हो जाएगा बेसिकली। सो npm रन, यहाँ पर डेव किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी भी चलेगा, बट इस बार मेरा डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ये एग्जिस्टिंग डाटा, ये आ गया ना यहाँ पर। अब कई बार होता है कंसोल लॉग में मैं देख नहीं पाता हूँ, जैसे अभी मैं समझ नहीं रहा हूँ ये कौन आ रहा है। तो यहाँ पर कंसोल लॉग में दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। ये लॉग फंक्शन होता है ना, देखो यहाँ पर इस कंसोल लॉग को आप ऐसे लिखना, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, ये राउंड से राउंड कंपेयर करना। इसके अंदर आएगा AA1 कॉमा AA2। तो ये जो है, अभी तक आप कंसोल लॉग में डायरेक्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर क्या होता था, ऑप्शनल। सेकंड पैरामीटर क्या होता था, ऑप्शनल। स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी मैं किसी को लिख दूं तो वो ऑप्शनल है, मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो फर्स्ट पैरामीटर मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग, और सेकंड पैरामीटर कॉमा लगा दिया। अब इसमें यहाँ से मैं ये ऐसे एरो एरो ऐसे ऐसे मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। और ये जो नाम है ये कि यही मैं यहाँ लिख देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा कि कंसोल लॉग पे आपको थोड़ा देखने में आसानी होगी आपको, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं गया, हिट किया मैंने प्रॉपर। अब देखो, एग्जिस्टिंग यूजर एरो एरो, तो ये डाटा मुझे पता चल गया कि एग्जिस्टिंग यूजर में ऑब्जेक्ट में डाटा है। अगर ऑब्जेक्ट में डाटा है इसका मतलब वो डीबी में पड़ा हुआ है तो मैं दोबारा स्टोर नहीं करूंगा, है ना, दोबारा स्टोर हम नहीं करेंगे। बस ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लगा देंगे, यहाँ से हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर, ठीक है ना, हमने कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा हमारा यूजर का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो हम रिस्पांस में वो उसको दे देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने बोला कि अगर एग्जिस्टिंग यूजर है, अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो हम रिस्पांस क्या देंगे उसको, हम उसको रिस्पांस देंगे, हम उसको रिस्पांस क्या देंगे, रिस्पांस डॉट जेसन में हम उसको मैसेज क्या देंगे, बताओ, कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ना। सेव किया, ब्राउजर में गए, पोस्टमैन में गए, ये anil@gmail.com, क्या पोस्टग्रेस में पहले से मौजूद है कि नहीं है ना। anil@gmail.com पोस्टग्रेस में पहले से मौजूद है, तो क्या दोबारा anil@gmail.com का रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर भी करके देखते हैं। वन टू थ्री 1 2 3 और anil@gmail, नो रिस्पॉन्स इज रिटर्न। तो एग्जिस्टिंग यूजर अगर है तो ये आएगा बेसिकली। अगर इसको मैं यहाँ पर करूँ, सेव करूँ और देखें, ठीक है ना, लॉजिक में हम देखें 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर पासवर्ड की लेंथ मिनिमम 8 कैरेक्टर की हो। ये सारे वैलिडेशन अपने को इधर लगाने हैं, सिर्फ पासवर्ड
मैच करने के साथ साथ पासवर्ड का लेंथ भी का भी कंडीशन लगाना पड़ेगा, इतना आपको करना है ये। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। सो एग्जिस्टिंग यूजर आ गया और सेल्स ले लिया मैंने। देखते हैं कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर? ऑब्जेक्ट तो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर सेम, ठीक है ना, ये हो गया। नो रिस्पॉन्स इज रिटर्न फ्रॉम द राउट हैंडलर, तो रिस्पॉन्स रिटर्न वर्ड नहीं लिखा आपने, ये देखो। तो किसी भी फंक्शन, दुनिया का कोई सा भी फंक्शन जो आप डिफाइन करते हो उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रिटर्न समथिंग। और इस पूरे फंक्शन में, इस पोस्ट वाले फंक्शन में मैंने रिटर्न नहीं किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर रिटर्न कीवर्ड। समझ में आ रहा है? वो बोल रहा था कि भाई तुम रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रिटर्न तब होगा ना जब मैं रिटर्न कीवर्ड को यूज करूंगा, तो मुझे वो रिटर्न करना था, ठीक है ना। ये सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट में गए, तो प्रॉब्लम खुद ही समझ में आ जाएगी। ये देखो ये आ गया, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू कैन नॉट रजिस्टर। तो यूजर अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हमने बता दिया, और अगर यूजर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम वापस से उसको अनकमेंट कर दिया उस पूरे कोड को। ये मैंने किया, ठीक है ना। रोल आईडी लिया, सेव किया। अब anil@gmail.com को मैं डाटाबेस में एंट्री कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है? ऑलरेडी एग्जिस्ट। भाई कंफर्म भी कर लो कि हाँ anil@gmail.com है कि नहीं है। राइट क्लिक करके व्यू व्यू डाटा, ये देखो anil@gmail.com पहले से है। मगर यहाँ से मैं ले लूँ फॉर एग्जाम्पल palak@gmail.com, क्या इस नाम से कोई यूजर है क्या? ठीक है, पलक नाम से कोई यूजर है क्या? जीमेल इसका नहीं है। और यहाँ से मैं अगर एंट्री करूं तो उसने मेरे को अलाउ कर दिया और डाटाबेस में एंट्री हो गई। राइट क्लिक किया, इसमें गए, ये किया हमने पर्टिकुलर, तो पलक की एंट्री आ गई। ये फर्स्ट वैलिडेशन हमने किया। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है हमारे लिए? पासवर्ड शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन एनक्रिप्टेड, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज bcrypt। सो आप npm bcrypt लिखना, गूगल पे जाके 2 वर्ड लिखने हैं, npm bcrypt, आपको पहली लिंक आ जाएगी npmjs.com की, ठीक है ना। तो ये bcrypt लाइब्रेरी हमें यूज करनी है। सो bcrypt इज अ पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिदम। व्हाट इज bcrypt? इट्स अ पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिदम, है ना। किसी भी प्लेन पासवर्ड का सर अगर आपने हैश बना दिया तो हैश का दोबारा प्लेन नहीं बन सकता। इट्स अ वन वे हैशिंग एल्गोरिदम। जैसे वन वे रोड होता है ना, उसी तरीके से हमारे पास वन वे हैशिंग एल्गोरिदम्स होती है, ठीक है ना। सो हम अपने प्लेन पासवर्ड का ये हमारा 123 प्लेन पासवर्ड है, इसका मैं अगर एनक्रिप्ट कर दूंगा तो उसका मैं दोबारा रिवर्स नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वही हम bcrypt करने वाले हैं। सो bcrypt हमें कैसे यूज करना है, ये उसका पूरा इंस्टॉलेशन हमें दिया हुआ है, npm install bcrypt। तो हम अपने प्रोजेक्ट में गए, यहाँ पर हम अपना नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और जब भी कोई पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं तो हम क्या ओपन करके रखते हैं? पैकेज.json सामने खोल के रखते हैं, और ध्यान पूरा फोकस किधर रखते हैं हम? डिपेंडेंसीज पर। और npm इंस्टॉल bcrypt जैसे इंटर करूंगा तो आप देखना वो उसकी एंट्री यहाँ कर देगा। कर दी। तो bcrypt का कौन सा वर्जन आया? 6। bcrypt का कौन सा वर्जन आया? 6। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि यस, अभी 6 ही आ रहा है, और जो कि लेटेस्ट है अभी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर गिटहब स्पेस bcrypt भी आप कर लेना एक बार, ठीक है ना। इसकी bcrypt की लाइब्रेरी, पासवर्ड हैशिंग, ये सब कुछ वैसे इसी में मिल जाएगा आपको, है ना। सब कुछ इसी में मिल जाएगा। चलो, अब मुझे हैश करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? इस वाली राउट फाइल। तो सबसे पहले मैं ऊपर ऊपर इंपोर्ट करवाऊंगा। अब यहाँ पर देखो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम सम लाइब्रेरी वाला पैटर्न चल रहा है, जबकि इन्होंने दिया है इंपोर्ट रिक्वायर दे रखा है। सो इस पहली लाइन के स्टेटमेंट को मैच करना पड़ेगा जैसा हम काम कर रहे हैं। दोनों मैच हो रहे हैं क्या? पैटर्न इंपोर्ट के नहीं हो रहे। आप इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम सम लाइब्रेरी वाला चल रहे हो पैटर्न, तो आगे चल के सारे के सारे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम सम लाइब्रेरी वाले ही चलेंगे। तो आप जीपीटी को क्या बोल सकते हो कि भाई ये वाली जो लाइन है ना, मुझे किस में कन्वर्ट करके दे दे? इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम
सम लाइब्रेरी वाले पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो ये चलेगा नहीं। ये देखो यहाँ पर ये दिक्कत दे दिया इसने। कॉपी किया, जीपीटी पे जाओ, जीपीटी पर जाओ, जीपीटी को बोल दो प्लीज कन्वर्ट इनटू इंपोर्ट स्टेटमेंट, ऐसा बोल दो, आप उसको कन्वर्ट करके दे देगा 2 मिनट में। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब तो सही है। सो यस, bcrypt वाली लाइब्रेरी हमने यूज कर लिया है और यहाँ पर हमने ये यूज किया है। और पर्टिकुलर अब इस लाइब्रेरी पर हम गए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना अपना हैश करना है bcrypt डॉट टू हैश द पासवर्ड, द टेक्निक फर्स्ट। there are many type of technique is given here, ऑटोजेन असॉल्ट, ऑटो जनरेट असॉल्ट, ठीक है ना। तो आप ये वाला टेक्निक सेकंड यूज करोगे, इसमें क्या करेगा वो इंटरनली सॉल्ट भी खुद ही जनरेट कर देगा। सॉल्ट क्या होता है, आपके पासवर्ड को थोड़ा सिक्योर करने का और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं यार सॉल्ट भी मैं ही जनरेट करूं, कितने लेंथ का सॉल्ट जनरेट हो, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो आप ये टेक्निक फर्स्ट को यूज करना, क्योंकि यहाँ पर आपके कंट्रोल में क्या है, सॉल्ट जनरेशन मेथड भी आपके कंट्रोल में ही है। मगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को एक बेसिक अभी चाहिए, तो आप ये टेक्निक 2 यूज करोगे। इसमें ये क्या करता है, सॉल्ट जो है खुद ही जनरेट कर देता है अंदर ही अंदर, ठीक है ना। तो बस इस लाइन को मैंने लिया, कॉपी किया, और जहां पर आप डाटाबेस में स्टोर करने वाले हो वो पासवर्ड, ये पासवर्ड जो स्टोर करने वाले हो यहीं पर आप उससे जस्ट पहले आप उस अपने पासवर्ड को जो कि किस में अवेलेबल है, पी में, ठीक है ना भाई। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपने वो आने वाले पासवर्ड को ये देखो, पेलोड डॉट पासवर्ड को आपने किस में ले लिया, पी में ले लिया। अब आपका पासवर्ड किस वेरिएबल में चल रहा है, नीचे की ओर पी में चल रहा है। तो आप उस पासवर्ड को, वो प्लेन पासवर्ड यहाँ पी यहाँ से दे दिया, सॉल्ट राउंड, ये एक वेरिएबल मुझे चाहिए होगा, सॉल्ट राउंड कहाँ पर है, सॉल्ट राउंड ये रहा, सॉल्ट राउंड में यहाँ पर कॉपी किया, ये सॉल्ट राउंड मैं यहाँ पर ले सकता हूँ यहीं पर ही, ताकि ये सॉल्ट राउंड की वैल्यू मुझे यार 10 यहाँ से मिल जाएगी, देख देख के कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। ये मेरा हैश बना, इस हैश को मैं फाइनली कहाँ स्टोर कर दूंगा, यहाँ स्टोर कर दूंगा। सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट देखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो पलक है, अब आस्था, आस्था, ठीक है ना। अब आस्था का रिकॉर्ड हम डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है ना। ये जैसे ही मैंने स्टोर किया, आस्था का रिकॉर्ड स्टोर हो गया, आस्था का रिकॉर्ड स्टोर हो गया, डाटाबेस में गए, राइट क्लिक किया, कहीं ना कहीं यार रिफ्रेश रिफ्रेश का कुछ है क्या, अरे कुछ तो होगा, कुछ कुछ तो होगा रिफ्रेश करने का, कुछ ना कुछ, ये है रिस्टोर, ये रिफ्रेश लेआउट, यहाँ पर टाइम, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके, और ट्रंकेट क्यों कर रहा हूँ यार ऑल रो, देखो आस्था का रिकॉर्ड आ गया। अब आस्था का रिकॉर्ड जो पासवर्ड है देखो $2 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप हमेशा पास हैश देख लेना, अगर हैश की शुरुआत $2 से हो रही है, मतलब इंटरनली उसने क्या यूज कर रखा होगा, डेवलपर ने bcrypt यूज कर रखा होगा। कौन सी हैशिंग एल्गोरिथम यूज कर रखी होगी, bcrypt, ये पहचानने का तरीका बता। सो ऑलवेज स्टोर योर पासवर्ड इन द डाटाबेस एज अ प्लेन और एज अ एनक्रिप्टेड हैश, ये एनक्रिप्टेड फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। if you don't want to make your website secure, then store it into plain password. If you want to make your website secure, then you have to use hashing, ठीक है ना। तो वेबसाइट को सिक्योर बनाना है कि बिल्कुल आप घर से बाहर जाते हो ताले खोल के जाते हो कि प्रॉपर ताले वाले लगा के जाते हो, है ना। अगर आपको कोई चिंता नहीं, चोरी हो जाए कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप ताले खोल के चले जाओ आराम से। आपको थोड़े बहुत अपने घर की परवाह है, तो आप प्रॉपर सिक्योर करके जाओगे कि नहीं जाओगे। सिमिलरली डेवलपर का भी वही काम है, भैया आप अपने वेबसाइट को सिक्योर बनाना चाहते हो तो डेवलपर के हाथ में कि उसको सिक्योर करना है कि नहीं करना। समझ में आ गया ना मेरा कहने का मतलब। तो प्लेन पासवर्ड डालना है कि हैश डालना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी वेबसाइट अगर सिक्योर बनाओगी तो हमेशा कसम खा लेना कि अपने को पासवर्ड कैसे स्टोर करेंगे, हम एनक्रिप्टेड में ही रखेंगे। और उसमें एनक्रिप्टेड हैशिंग एल्गोरिथम बहुत सारी होती है, जिसमें से मैंने bcrypt बताई है ना। इसके अलावा MD5 भी होती है, SHA-1 होती है, SHA-256 है, 512 है ना, बहुत सारी अलग अलग होती है। तो हम bcrypt को लेके आगे चल रहे हैं, चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। अभी
दिक्कत क्या हो रही, इसी के रिस्पॉन्स में मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड ये सब कुछ भी दिख रहा है, हालांकि मुझे पासवर्ड नहीं दिखाना चाहिए रिस्पॉन्स में, तो मैं पासवर्ड वाला उसको नहीं बताऊंगा। ये रिस्पॉन्स में जो पासवर्ड जा रहा है, रिस्पॉन्स में जो पासवर्ड जा रहा है यूजर ऑब्जेक्ट, अब देखो मैं रिस्पॉन्स में इस पूरे के पूरे यूजर ऑब्जेक्ट को दे रहा हूँ। इस पूरे के पूरे यूजर ऑब्जेक्ट में आप देखना कि ये पूरा का पूरा यूजर ऑब्जेक्ट है मेरा। इस यूजर ऑब्जेक्ट में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मुझे हटानी है, कौन सी, पासवर्ड वाली। तो बताओ जावा स्क्रिप्ट का अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू है, और उसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को अगर हटाना हो तो कैसे हटाओगे। वेरी गुड। ये बेसिक चीजों का, मैं ऐसा नहीं है कि निधि मैंने नहीं बताया सभी को। यहाँ W3C पर जाओ, जावा स्क्रिप्ट पर जाओ, ऑब्जेक्ट्स में जाओ, एंड देर इज अ मेथड टू डिलीट द प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अब आप बताओ कि क्या एडिंग अ न्यू प्रॉपर्टी मैंने बताया है, तो क्या डिलीटिंग अ न्यू प्रॉपर्टी नहीं बताया था मैंने। यस, वी हैव टू यूज डिलीट कीवर्ड। सो हम क्या करेंगे, इसी रिस्पॉन्स से जस्ट पहले मैं क्या करूंगा, डिलीट विच ऑब्जेक्ट, यूजर डॉट पासवर्ड। इज दिस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ये देखो, ठीक है ना। अब चलो सेव किया, और डिलीट ऑपरेटर मस्ट बी एन ऑप्शनल, ठीक है ना। सो डिलीट ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट, ठीक है। अब देखते हैं, अब पोस्टमैन से फिर से गए, अब यहाँ से मैं निधि का रिकॉर्ड स्टोर कर लेता हूँ, निधि निधि निधि, ठीक है ना। अब हम निधि के रिकॉर्ड को स्टोर करने वाले हैं, सेव किया, चला गया, मगर और रन टाइम पे मैंने उस ऑब्जेक्ट में घुस के उस प्रॉपर्टी को उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो क्या लाइव प्रोजेक्ट में बेसिक जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल छोटे मोटे यूज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भाई। ये ऐसे मैंने भी ऐसी चीजें सीखी है यार, वो ये प्रॉपर्टी मेरे को नहीं चाहिए, कैसे करूं, हटाना है, ये यहाँ पर वो किया था वो किया था, सब चीजें आपको बेसिक चीजें ही हैं, समझ में आया। तो आज मैंने कौन सा बता दिया, आई हैव यूज अ डिलीट प्रॉपर्टी। डिलीट इज अ कीवर्ड, डिलीट एक ऐसा वर्ड है जावास्क्रिप्ट में रिजर्व्ड है, जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई प्रॉपर्टी को हटाने के काम में आता है। तो मैंने सक्सेसफुली पासवर्ड वाले कॉलम को हटा दिया कि नहीं हटा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब दिक्कत क्या है, कि अब दिक्कत ये है कि सारे के सारे यूजर हार्ड कोडेड वन वन स्टोर हो रहे हैं, सारे के सारे हार्ड कोडेड वन वन स्टोर हो रहे हैं। बट यहां पर मुझे ये चाहिए कि अगर इंपोर्टर लिखे, अगर इंपोर्टर लिखे तो इंपोर्टर का रोल्स डायनेमिकली मैं पता करूं, इंपोर्टर का डायनेमिकली पता करूं क्या, वन। अगर मैं एक्सपोर्टर लिखूं तो डायनेमिकली वो पता कर ले, टू, है ना। खुद कोड पता करना चाहिए कि अगर मैंने इंपोर्टर लिखा तो डाटाबेस में इंपोर्टर वन पे है कि टू पे है कि थ्री पे है कि फोर पे है, वो डायनेमिक पता करना पड़ेगा, ऐसे हार्ड कोडेड नहीं लिख सकते हो आप। अभी मैं क्या लेके चल रहा हूं, अभी मैंने डायनेमिक लिखा है कि हार्ड कोडेड वन लिखा है, हार्ड कोड, कोड में जाके आपने डायरेक्ट लिख दिया, दिस इज अ हार्ड कोडेड अप्रोच। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायनेमिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मुझे एक क्वेरी और परफॉर्म करनी पड़ेगी कि वो जो इंपोर्टर लिखा हुआ है उसका आईडी क्या है, उसके आईडी को पकड़ के हमें ये करना पड़ेगा। सो ये इतना सा मैंने ये लिया, कॉपी किया, जीपीटी को बोल देते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारे पास किसमें आएगा, वो हमारे पास आएगा रोल टाइप में, है ना, पेलोड डॉट रोल टाइप, ठीक है। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर गया जीपीटी में, और ये मैंने लिया, आई वॉन्ट टू फाइंड डायनेमिकली द रोल आईडी यूजिंग पेलोड डॉट रोल अंडरस्कोर टाइप, क्योंकि मालूम है यार आपको कि पोस्टमैन से जो आप भेज रहे हो उस प्रॉपर्टी का नाम रोल अंडरस्कोर टाइप है। मेरे केस में आप में से कोई कोई अंडरस्कोर नहीं लगा रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे केस में रोल अंडरस्कोर टाइप है, यहाँ पर आप देखना। अब मैं उसको डायनेमिकली ये कर रहा हूँ, इंस्टीड 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 ऑफ राइटिंग वन हार्ड कोडेड, ठीक है ना। आप इसको मैंने बोला कि भाई ये ये हुआ रोल टाइप, ये हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगेन इनवैलिड रोल टाइप, ठीक है, और रोल डॉट आईडी, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट हमने लिया,
इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, हमें वो रोल पता चल रहा है और उस रोल का रोल डॉट, ये देखो आईडी, ठीक है ना। सो अब आप देखना, कॉपी किया इसको, थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाना है, यहां पर हमने यूज किया, ठीक है ना। सो पर्टिकुलर प्रिज्मा डॉट रोल डॉट फाइंड यूनिक वेयर वेयर नेम वेयर नेम, अब ये नेम प्रॉपर्टी है तो यहां से हमें देखना पड़ेगा वेयर वेयर रोल नेम, यहां से हमें देखना पड़ेगा वेयर रोल टेबल का नेम प्रॉपर्टी, वेयर रोल नेम और रोल कोड हमें किससे कंपेयर करवाना है, रोल कोड से कंपेयर करवाना है, क्योंकि आप पोस्टमैन में ये स्मॉल लेटर में लिख रहे हो, टोटल स्मॉल में लिख रहे हो, तो ये टोटल स्मॉल रोल कोड से मैच होगा कि नेम से मैच होगा, क्योंकि नेम में तो आपने इंपोर्टर का आई कैपिटल लिख रखा है, तो वो मैच किससे होना चाहिए, कोड से मैच होना चाहिए, और कोड हमेशा स्मॉल लेटर, समझ में आया। तो थोड़ी इंटेलिजेंस जीपीटी को थोड़ी मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ी इंटेलिजेंस आपको देनी है। अब वो भाई पूरा का पूरा स्कीमा आप उसको दे रहे हो, सब कुछ उसको देख के करवा रहे हो, तो फिर तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप वो वैसे सीरियस वाले डेवलपर नहीं बन पाओ, ठीक है, हर चीज आपको हेल्प नहीं लेना है। तो बेसिकली ये हो गया रोल कोड, और यहां से जाके ये मैंने इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करवा दिया, है ना। तो भाई ये रोल कोड वाली प्रॉपर्टी से मुझे कंपेयर करना है, रोल पे गए, रोल डॉट वन की जगह रोल डॉट आईडी। अब आप ये चेक कर लेना भाई, इस वाले पहले वाले कॉलम को आईडी दे रखा है, तो अपन को इधर भी आईडी लेके चलना पड़ेगा। आई थिंक ये हो गया है, सेव किया, आउटपुट पे गए, पोस्टमैन पे गए, सो ये हो गया। चलो अब विजय का एंट्री कर लेते हैं, विजय विजय विजय, और विजय को मैंने बना दिया इंपोर्टर, और इंपोर्टर का मान लो यहाँ पर जाके मैंने इंपोर्टर की आईडी मैंने डाटाबेस में जाके क्या चेंज कर दी, 10 चेंज कर दी, तो है ना, मैंने 10 जानबूझ के मैं चेंज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जब विजय की एंट्री होगी तो लास्ट में वो 1 आएगा कि 10 आएगा। अगर 10 आ रहा है मतलब उसने डायनेमिकली डाटाबेस से पता किया है, आईडी निकाली और आईडी को रखा है और फिर एंट्री मारी है, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर आपको चेक करना है, ठीक है। तो विजय का रिकॉर्ड हम स्टोर करने जा रहे हैं, विजय का रिकॉर्ड स्टोर हो गया। लास्ट थिंग वी नीड टू कंफर्म विद द डाटाबेस, ऑल रोज, विजय के उसमें रोल आईडी लास्ट में वन ही क्यों आ रही है, अच्छा सेव नहीं किया था, ठीक है, वेरी गुड, चलो देख लेते हैं एक बार और। अच्छा अच्छा, ये 10 लिख के इंटर करना था यूं, सेव, ओके, सेव रिजल्ट टू द फाइल, ये किया मैंने, नो 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 नो, आजा सेव डेटाबेस टू चेंज, भूल गया था, सॉरी। अब ये हो गया। अब ये आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आप क्या करोगे, फाइनली ऑल रिकॉर्ड्स को देखोगे, परमानेंट चेक करोगे एक बार कि हाँ यस इंपोर्टर की आईडी क्या हो गई है, 10 हो गई है। अब मैं फाइनली एक एंट्री और कर लेता हूँ, जैसे मैंने विजय में ले लेता हूँ राकेश को, राकेश राकेश राकेश, और इसको मैंने दे दिया इंपोर्टर, और मैंने सेव किया, राकेश की एंट्री चली गई, रोल आईडी भी उसने बता दिया यहाँ पर, और डाटाबेस से भी कंफर्म कर लेते हैं पीजी से, यूजर्स टेबल में गए और ऑल रोज, और राकेश की आईडी, सबकी 10 क्यों हो गई, सबकी 10 नहीं होनी थी ना, सब क्या गड़बड़ कर दिया अपन ने। सभी सभी वो थे ना, सभी इंपोर्टर ही थे, तो लाइक ये, हाँ, तो ये कुछ पीजी की फंक्शनैलिटी होगी जिसमें वो रन टाइम पे ही उसने सारा डाटाबेस ही अपडेट कर लिया, अपने आप को स्कीमा अपडेट कर लिया, ठीक है ना। तो ये सारे इंपोर्टर आ गए, चलो कंफर्म कर लेते हैं एक और बार, पोस्टमैन पे गए, इंपोर्टर की जगह यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर मान लीजिए यहाँ पर हम शुभम को ले लेते हैं, शुभम शुभम शुभम, पासवर्ड 1 2 3, और डाटाबेस में मैंने किया
शुभम की एंट्री चली गई, रोल आईडी क्या आई 2, और यहाँ पीजी से हम कंफर्म कर लेते हैं। पीजी से मैं एक बार और इसको क्वेरी किया, ऑल रो पे गए, ये देखो शुभम की एंट्री पे 2 आया, बाकी सबकी एंट्रियों पे 10 आ रहा है, क्योंकि वो सभी को ने इंपोर्टर है। तो यूजर टेबल में मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर सभी को मैं यहीं से मेंटेन कर पा रहा हूँ। सो यस, इन ऑर्डर टू क्रिएट एनी सिस्टम यू नीड टू डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल लो लेवल डिजाइन। उसमें आपको रोल्स डिफाइन करने होते हैं, 2 टेबलें लेनी पड़ती है, यूजर और रोल्स। रोल्स में आप अपने रोल्स डाल दो, यूजर टेबल में आप एंट्री कर लो और उनके आईडी डालते चलो। तो ये यस, हमने इसका एक पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फटाफट क्या बता दूंगा, लॉगिन बता दूंगा, और लॉगिन करने के बाद हम JWT टोकन उसको रिटर्न करवाएंगे और उससे हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कोई भी काम करवा सकते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक द प्रोटेक्टेड एपीआई। ठीक है। सर वो अपलोड ना अपन डेटाबेस में अपलोड नहीं करेंगे ना फाइल अपन को तो नो नो नो, नेक्स्ट में फाइल्स हमेशा फाइल सिस्टम पे अपलोड करेंगे, डाटाबेस में कभी फाइल्स स्टोर नहीं करते हैं। नहीं अगर कोई लिंक या पाथ हाँ, लिंक और पाथ डीबी में स्टोर करवाएंगे, मगर डाटाबेस में पूरे का पूरे फाइल्स को स्टोर नहीं करते हैं। इवन दो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। बट वो नहीं हो रहा वो है जेडब्ल्यूटी से नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, सबसे कन्वीनियंट तरीका है कि हाँ यहाँ फाइलों पे को 2 जगह रखने का, सर्वर साइड पर फाइलों को रखने का 2 तरीका है। या तो जहां पर आपका कोड पड़ा हुआ है वहीं अड़ोस पड़ोस में कोई डायरेक्टरी बना के फाइलों को व्यवस्थित रख लो, या फिर आपके पास पैसा है, खूब सारा पैसा है, तो S3 जाओ, S3 खरीदो, प्रॉपर थर्ड पार्टी सर्विसेज ले, वो स्टोर करने का काम किसका होगा, थर्ड पार्टी सर्विस का होगा। आपके सर्वर का काम क्या है, सिर्फ कोड को रख के उसको एग्जीक्यूट करने का काम। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम अपने हमारी फाइलों को प्रॉपर यहीं अड़ोस पड़ोस में ही रखेंगे। ठीक है ना। तो हमने पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी यहाँ पर बनाएंगे कल, और हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे वो यहीं रखेंगे। ठीक है। तो मेरे हो गया तो फोल्डर में तो अपलोड हो गया था बट वो डेटाबेस में नहीं हो रहा तो उसमें मुझे डेटाबेस में आपको पाथ रखना है, उसका लिंक कि कहाँ पड़ी हुई है, उसका नाम क्या है ना, वो रखना है अपने। तो बहुत मेहनत करो आप, अच्छा मेहनत कर रहे हो, और मुझे भी इंटरेस्ट तभी आता है कि जब बच्चों की तरफ से मुझे रिस्पांस मिलता है ना, तब मेरे को भी इंटरेस्ट आता है। नहीं तो गधों की तरह बैठे हुए हैं, कोई कोई रिस्पांस नहीं है। एक को मैं रामायण बाद में गाता हूँ।